So guys, you are watching Mathu sir on YouTube channel Linga English Classes. So you welcome on Linga English Classes once again. हाँ नानी, नहीं मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. गाइज आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अभी उसका मैं आप लोगों को ट्रेलर दिया, पढ़ा रहा हूँ. जी हाँ, आज हम लोग वैसे सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिस सेंटेंसेस की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं. अगर आप लोगों ने कॉपी और पेन नहीं लिया है तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए. अपने अपने कॉपी पे हेडिंग दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है. कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिस सेंटेंस के अंत में, यानी कि उस सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, सो वही सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है. ये तो पहचान हो गया. यानी कि अगर हम लोग इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो होता है जो हमें कंटिन्यूटी को दिखाता है, यानी कि वो कार्य जो है वो गतिशील है, कंटिन्यू है, जारी है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. और अगर उसमें है तो प्रेजेंट है, अगर उसमें था है तो पास्ट हो जाएगा, और अगर उसमें गागे गी होगा तो फ्यूचर हो जाएगा. यही तीन तो होता है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, ये नहीं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा. तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रहा है, रही है, रहे हैं. अभी नानी ने मेरे से पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग. यानी कि आज हम लोग वैसे सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिस सेंटेंस में ING लगा होता है. और किसी भी सेंटेंस में आप देख लो, पूरा दुनिया का किताब उठा के देख लो इंग्लिश का, किसी भी सेंटेंस में अगर ING लगा है तो उसके ठीक पहले कोई ना कोई एक्सुलरी वर्ब जरूर होगा. इज होगा, आर होगा, एम होगा, वाज होगा, वर होगा, इनमें से कोई ना कोई एक्सुलरी वर्ब जरूर होगा. तो आइए अपने अपने कॉपी पे हेडिंग देते हैं और लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी टेंस आप लोग पढ़ते हैं तो उस टेंस को दो पार्ट्स में हम लोगों को बांटना पड़ेगा पढ़ने के लिए. सबसे पहला FORMATION फॉर्मेशन ऑफ टेंस, और दूसरा USES यूजेस ऑफ टेंस. मैंने पिछले क्लास में भी जो लेक्चर 1 टाइम एंड टेंस का जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी टेंस हो, अगर उसको हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो दो तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं. कैसे? एक फॉर्मेशन ऑफ टेंस और दूसरा यूजेस ऑफ टेंस. सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि उस टेंस की बनावट, उस टेंस की संरचना के बारे में. जब हम सीख लेंगे कि उस टेंस की संरचना कैसे होता है, फिर हम लोग सीखेंगे कि उस टेंस का प्रयोग कहां कहां पर होता है. तो आइए कॉपी पे जल्दी से जल्दी इसको उतार लीजिए और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन क्या होता है और उसके बाद उसके यूजेस क्या है. बहुत आसान है, बहुत आसान. बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने में इतना मजा आता है ना कि अगर पूरे टेंस में उठा के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो कि तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट टेंस कौन सा है, तो स्टूडेंट के जुबान से निकलेगा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो आइए ना, आपका जो फेवरेट है, इस वीडियो को अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है ना कि वीडियो, पिछला वाला वीडियो मैंने 1 घंटे का बनाया था. अरे 1 घंटे का वीडियो, आप भी तो 45 मिनट आप क्लास करते हो ना, 50 मिनट आप क्लास करते हो ना, तो 1 घंटा का वीडियो है, आप उसको देखो, उसको एक बार में नहीं 2 बार में देख लो, ये तो आपके हाथ में है ना. तो आज डोंट वरी, आज लंबा नहीं, आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखोगे. क्यों? क्योंकि जब पूरा वीडियो देख लोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एकदम बउआ वाला क्वेश्चन से लेके बउआ के दादा वाला क्वेश्चन तक बना लोगे, एकदम मेरा प्रॉमिस है. सो इसलिए आप पहले प्रॉमिस करो कि ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे. अगर देख लोगे तो कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो नॉर्मल एग्जाम हो, चाहे वो कोई कंपेटिटिव एग्जाम हो. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे प्रॉब्लम्स आज खत्म हो जाने वाले हैं. जल्दी से कॉपी करो और हेडिंग दो फॉर्मेशन ऑफ टेंस. आज हम लोग पढ़ने वाले फॉर्मेशन ऑफ टेंस.
फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जब किसी भी टेंस को हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को बताया था। पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव बताया था ना। आज इसमें भी हम लोग पहले अफर्मेटिव पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें याद रखिएगा एक बात, रहा है, रही है, रहे हैं जरूर होता है, यानी कि वैसे सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या कहता है, फॉर्मेशन क्या कहता है? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज आर एम होगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। वाह, भी4 क्या होता है? अरे बुआ, भी1 में आईएनजी लगा दो, भी4 हो जाएगा। भी1 में आईएनजी लगा दो, भी4 हो जाएगा। इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है और एम कहाँ लगता है? अब कोई भारी नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत है? हेलो हेलो हेलो, कहाँ इतना प्रेशर ले रहे हैं? और एकदम कूल हो जाइए, एकदम कूल होकर के बैठ जाइए और आनंद लीजिए, समझिए कि मूवी देख रहे हैं। इज आर एम सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। बउआ, आई है तो एम है। कभी मैंने जिक्र किया था एक्सुलरी वर्ब, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पूरे ग्रामर में एम का अस्तित्व तब है जब आई है। आई नहीं है, एम बेकार है, तो इसलिए आई है तो एम है, तो आई के साथ एम किनारे कर दो, बच गया इज और आर। अगर सिंगुलर है मतलब एक, तो उसके लिए इज लगा दो। अगर प्लूरल है मतलब एक से ज्यादा, तो उसके लिए आर लगा दो। होगी बात खत्म, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी बहुत सारे लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वगैरह वगैरह ब्ला 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 करते। इतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। एक है तो इज, एक से ज्यादा है तो आर, होगी बात खत्म। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे नानी ने अभी मेरे से पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला, मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। आई सब्जेक्ट हो गया। कौन पढ़ा रहा है? किसी भी वाक्य से अगर सब्जेक्ट को बाहर निकालना है तो उस वाक्य में कौन लगा दो, सब्जेक्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। हाँ बुआ, एक एग्जांपल देख लो। मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं, कौन बाजार जा रहा है? मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी हो गया। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर टेंस उसमें है, कोई ना कोई टेंस अगर उसमें है, तो उस सेंटेंस में कौन लगा दो, ये ट्रिक है। तुम्हारा सब्जेक्ट अपने आप आके तुम्हारे कदमों पे गिर जाएगा और कहेगा भैया उठा लो, मैं ही तो हूं सब्जेक्ट। यानी कि 1947 की आज़ादी में भारत को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। ओ भैया, कौन लड़ा? 1947 की आज़ादी में भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था? मेरे दादाजी नहीं ना, महात्मा गांधी लड़े थे। तो कौन? जैसे ही मैंने लगाया महात्मा गांधी, आंसर आके मेरे गोद में बैठ गया। और वही तो सब्जेक्ट है आपका। क्यों नहीं समझ रहे हैं? एकदम फूकल माइंड होकर के बैठ जाइए, एकदम समझ में आने वाला है आपको। देखिए यहाँ पे कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ मैंने क्या बोला था? एम होगा कि इज होगा कि आर होगा? बताओ तुम। एम होगा। सो आई के साथ यहाँ पे हमने एम लगा दिया। आई एम। पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है TEACH, टीच। इसमें ING लगा दो। मैंने कहा था ना कि V1 में ING लगा दोगे तो V4 हो जाएगा। सो आई एम हो गया जी, बन गया हमारा अफर्मेटिव। इसको निगेटिव बनाना है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बना है कि वो निगेटिव हो, नॉट लिया हो और उस सेंटेंस में कोई एक्सुलरी वर्ब ना हो। यानी कि नॉट लगाने के लिए मुझे एक्सुलरी वर्ब का लेना जरूरी है, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक्सुलरी वर्ब तो दिख रहा है, इज आर एम। कुछ नहीं करना है, एक्सुलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दो, हो गया। एक्सुलरी वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगाओ ना। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हो तो गई, बीत गई, बात गई। देखो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। इसको हमको, इस एग्जांपल को मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। इस प्रकार से आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव को तो बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं
किस पर? इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है और दूसरा जो WH वर्ड से शुरू होता है, और दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। एक बार फिर से बता देते हैं, जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं इस वीडियो में देख लीजिए, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट फियर बिकॉज माथुर इज हियर। सो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मिटाऊंगा। अरे हेलो 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 हेलो, कहां देख रहे, कहां देख रहे? अरे यहां देखिए, यहां ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल शो चल रहा है, अभी पूरा तो फिल्म बाकी है। देखिए यहां पे इंट्रोगेटिव दो प्रकार से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में एक बार फिर से देख लो बुआ। धुआं कर दोगे, अगर अच्छे से पढ़ लिए, पूरा वीडियो देख लिए ना, तो धुआं कर दोगे, धुआं, INTRO। इंट्रोगेटिव को दो पार्ट्स में चलो बांटते हैं। पहला वाला पार्ट कौन सा था बताओ बताओ? STARTING, स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब। दूसरा कौन सा था? स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स। स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब, अरे भैया जिस सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब से शुरू हो वो स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब इंट्रोगेटिव हो गया, और जिस सेंटेंस में WH वर्ड से शुरू हो वो हमारा स्टार्टिंग विद WH वर्ड इंट्रोगेटिव हो गया। हो गई बात खत्म। अब आगे देखो एग्जांपल, इज, आर और एम, ये क्या है? ये हमारा एक्सुलरी वर्ब है, यहीं से शुरू करो। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। अब अगर तुमको इसका एग्जाम्पल देखना है तो नीचे देख लो, कुछ नहीं करना है बुआ, WH वर्ड लगा दो पहले। अब बाकी ये जितना है ना दिख रहा नहीं, ये पूरा उतार दो, यहीं पे हो गई बात खत्म। WH वर्ड के बाद इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा कौन सा? यहां से देखो, यहां से चला, ये रास्ता यहां से चला है, ये वाला स्टार्टिंग में WH वर्ड, यहां है ना WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होता है? हु, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये WH वर्ड है बच्चों। आगे देखो एग्जाम्पल, एक्सुलरी वर्ब वाला, एग्जाम्पल WH वर्ड वाला। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा? तुमको क्या लगता है बुआ, अंग्रेजी पढ़ा रहे ना बुआ? अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, मैथ नहीं पढ़ा रहे ना? तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? Am I teaching English? हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यस आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ? वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। नहीं पता है कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ? आहा, अरे कोरोना के डर से हुए है फरारी, अब कोचिंग में ना जाएंगे, इसीलिए तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। कोरोना वायरस की वजह से आज आप लोगों को माथुर सर को ऑनलाइन फेस करना पड़ रहा है, वरना माथुर सर अभी ऑफलाइन स्टेज पर धुआं कबार दिए होते। फिलहाल देखिए ऑनलाइन पे भी धुआं कबरने वाला है। सो स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब का ये एग्जांपल हो गया और स्टार्टिंग विद WH वर्ड का ये एग्जांपल हो गया। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। Why am I teaching English? मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं? हो गई, मिटा दे, नोट कर लो। चलो एग्जांपल देखो, Am I teaching English? WH word, why am I teaching English? बट एक क्वेश्चन है, इसको अगर इंट्रो नेगेटिव में चेंज करना होगा तो नोट कहाँ आएगा? एक बात है, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है तो नॉट का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब के बाद होता है। क्या कह रहे हैं? अगर बाउंस कर जाए तो पॉज बैक प्ले, पॉज बैक प्ले करके फिर से सुन लो। बोल रहा हूँ सुनो। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है तो नॉट का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब के बाद होता है, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलना है तो एक्सुलरी वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है, इंट्रो निगेटिव में बदलना है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। यही चीज, इंट्रोगेटिव को बदलना है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, और अगर अफर्मेटिव को बदलना है तो एक्सुलरी वर्ब के बाद। ये याद रखिएगा, हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। अब इसको हमको नेगेटिव बदलना है। सो एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं?
इसको अगर नेगेटिव बदलना है तो वाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। गौर करो बुआ, देखो बुआ देखो ना, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, वाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट के बाद है, यहाँ पे भी नॉट सब्जेक्ट के बाद है। इंट्रोगेटिव को अगर इंट्रो निगेटिव बनाना है तो नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद। और अगर अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना है तो नॉट का प्रयोग कहाँ आएगा? एक्सुलरी वर्ब पे बात, सिंपल सी बात है, बस हो गई। ये था हमारा फॉर्मेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन खत्म हो गया। अगर अफर्मेटिव बनाना है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव बनाना है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो देख रहे हो, पहले इज आर एम या पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव विद स्टार्टिंग विद एक्सुलरी है तो इस स्ट्रक्चर पे, और अगर इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड है तो इस स्ट्रक्चर पे, हो गई बात खत्म। अगर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इस स्ट्रक्चर पे। नॉट कहाँ लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। नॉट कहाँ लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। बस चलिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूजेस ऑफ टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मेशन था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, अगर है तो उसको बनाते किस प्रकार से है? इस प्रकार से है। लेकिन इनके प्रयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं? एक जगह नहीं है, इनके कई एक अलग अलग जगह है जहाँ पे इनका प्रयोग किया जा सकता है। सो अलग अलग वेज टू पुट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो नाउ लेट्स स्टडी इनके यूजेस। जल्दी से नोट करो, मिटाना है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या हैं, कहां पे किए जाते हैं? देखिए यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज कहता है कि ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में जारी हो। मतलब वैसे जगह पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं जहां पे हम बोल रहे होते हैं, और जब बोल रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे होते हैं वो काम उस समय कर रहे होते हैं, वैसे जगहों पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मेरी नानी ने पूछा क्या कर रहे हो, उस टाइम में मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कह दिया कि मैं पढ़ा रहा हूं। सो एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस समय जब मैं बोल रहा था नानी को, उस समय मैं क्या कर रहा था? पढ़ाई तो रहा था, तो इसलिए मैंने कह दिया कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो बोलने के समय में जो कार्य जारी हो उस कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो अभी? जाहिर सी बात है कि पढ़ रहे हो। सो यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, मैं नाच तो नहीं रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं। सो आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। सो माथुर सर इज टीचिंग इंग्लिश। आप देखिए यहां पे यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हो। यू आर स्टडिंग, यू है, यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है। माथुर सर इज टीचिंग इंग्लिश, माथुर सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये जो फॉर्मेशन मैंने बताया था उसी फॉर्मेशन पे ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए बस मैंने आपको बताया कि इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं। सो वैसे जगह पे ये खास करके ज़्यादा इसका प्रयोग होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो व्हेन यू गो फॉर टॉकिंग एनीवन, व्हेन यू गो फॉर डिस्कसिंग और एनी टॉपिक, सो ऑन दैट टाइम ये जो रूल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस समय में जब आप बोल रहे होते हो, जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हो, जब आप डिस्कशन कर रहे होते हो। सो उस टाइम में ये रूल्स बहुत ज़्यादा, या कंपेटिटिव एग्जाम में या 12th के एग्जाम में जब आप जाओगे, सो वहाँ पे कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो तीसरा नंबर रूल में ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। पहले समझ लो ये दूसरा वाला रूल क्या कहता है। नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाले अरेंज्ड एक्शन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कि नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब होता है कि मैं कल पटना जा रहा हूँ। पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, वो हल्का फ्यूचर का भी भाव देता है, हल्का सा टच देता है, हल्का सा टच फ्यूचर का। कैसे? मैं कल पटना जा रहा हूँ, गया नहीं हूँ, पटना जाने वाला हूँ, यानी कि फ्यूचर है, अभी गया नहीं हूँ, कल जाऊँगा। लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यही तो बात है, यही तो बात समझना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे मैं कल पटना जा रहा हूँ, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टेंस नहीं है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में बनाएंगे फ्यूचर टाइम को। यही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक खास बात है। मैं कल पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। देखिए एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू पटना, मैं कल पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। तो नियरेस्ट फ्यूचर अरेंज्ड एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग
कर सकते हैं हम लोग। आई एम गोइंग टू, वैसे जान ही रहा हूँ ये सच्चाई नहीं है, लॉकडाउन में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रहा है, इसलिए मैं अभी घर पे हूँ। सो घर से ही सब कुछ मैं बस बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जा रहा हूँ। ये हमारा फ्यूचर प्लान है, अरेंज्ड एक्शन है, जिसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। सो इस प्रकार से ये हमारा यूज 1 और यूज 2 समाप्त हुआ। जल्दी से इसको नोट करो। यूज 3 और यूज 4 टेंस का तीसरा प्रयोग हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा प्रयोग कहता है ऐसे कार्यों के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन वह रेगुलर प्रोसेस में होते हैं। मतलब अभी पहला वाला जो नियम था वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा था, लेकिन यह जो नियम कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने के समय यह कार्य नहीं हो रहा है लेकिन प्रोसेस में है। बोलने के समय यह कार्य नहीं हो रहा है लेकिन प्रोसेस में है। कैसे, अब मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम में मेरे बहुत सारे दोस्त बने होंगे जो अभी कांटेक्ट में नहीं होंगे। काफ़ी दिनों के बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई स्टेशन पे, मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और उनसे हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने मेरे से पूछा, अरे और बताओ माथुर आजकल क्या कर रहे हो। सो मैं क्या कहूँगा, आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम पे तो मैं पढ़ा नहीं रहा होता हूँ, उस टाइम पे तो मैं यात्रा पे निकला हूँ, उस टाइम पे तो मैं कहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या कहना होगा कि नाउ डेज आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ सासाराम में। सो वहाँ पे कार्य जो है बोलने के टाइम में कंटिन्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य प्रोसेस में है। मेरा जो कार्य है वो पढ़ाना ही, फिर मैं वहाँ से वापस आऊँगा, फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगा। सो पढ़ा रहा होऊंगा। सो इसलिए वहाँ पे मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। सो नाउअडेज, एग्जाम्पल, नाउअडेज आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप लोग बड़े हो गए और कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप लोग भी कह सकते हैं कि अगर आपके दोस्त मिलते हैं और आपसे कहीं शादी में आप गए हैं और किसी शादी में आप के जो दोस्त है वो मिल गए, तो उन्होंने आपसे पूछा कि अरे बहुत दिनों के बाद, लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं, वेयर हैव यू बीन। अरे क्या पता है, हमारा तो लाइफ जो है वो शादी के बाद अब देख ही रहे हो क्या हो गया है, पढ़ाई लिखाई सब छूट गया है, अब तो अब काम कर रहा हूँ मैं। और कौन सा काम कर रहे हो? आजकल मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ। सो आई एम वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम, उस टाइम तो शादी अटेंड कर रहा है, उस टाइम में वो काम थोड़ी कर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या बोलेगा, आई एम वॉकिंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस, मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ। सो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्य बोलने के टाइम में जो कार्य है वो प्रोसेस में नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, लेकिन उसका वो कार्य है, उसकी लाइफ में वो प्रोसेस में है, वो चल रहा है। सो दैट्स व्हाई वहाँ पे हमको बोलना होगा आई एम वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस। सो वहाँ पे ये सेंटेंस हमारा यूज करना होगा। आइए यूज नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग। सम कंटिन्यूअल वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स, ये यही तो है जो मैं आप लोगों को ट्रिक के बारे में बता रहा था। आप लोगों की एग्जाम में कभी कभी इनमें से कोई वर्ड्स दे देगा, उसी से पहचानना होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसी ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से होते हैं। आपके एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई वर्ड लगा के दे देगा और आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सा टेंस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा टेंस फिल करोगे। सो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आप लोगों को मिल जाए तो ज़्यादातर सेंटेंसेज में हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो सक्सेस होते हैं उसी के अनुसार हम लोग जाएंगे। कैसे? देखो, जैसे नाउ है, नाउ डेज है, दिस डेज है, दिस नाइट है, दिस मॉर्निंग, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिल जाता है तो आप किसके साथ जाओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ चले जाओ, सिंपल है। एग्जांपल, these days she fill in the blanks in माथुर्स प्लाज़ा। माथुर्स प्लाज़ा एक होटल है और यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया गया है और यहाँ पे मान लो एक वर्ब है COOK, कुक। अब इसके फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V1, V2, V3, V4 में से कोई भी इसको यहाँ पे फिल करना है। सो दीज डेज, आजकल, सी कुक इन माथुर्स प्लाज़ा, आजकल वो माथुर्स प्लाज़ा में क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है। सो दीज डेज सी कुक्स होगा क्या? नहीं होगा। सो दीज डेज लगा हुआ है ना, तो दीज डेज लगा हुआ है तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखना हमेशा इज आर एम के बाद वर्ब का चौथा रूप आता है। सी के साथ इज की, आर की, एम। बताओ ना, सी के साथ इज होता है तो सी के साथ
साथ हम इज का प्रयोग कर दिए। कुकिंग, इज के बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप होता है, V1 V2 नहीं होगा। सो इज के बाद हमारा वर्ब का चौथा रूप होगा सी इज, COOKING। दिस डेज सी इज कुकिंग इन माथुर्स प्लाजा। माथुर्स प्लाजा एक होटल है, उस होटल में वो कुकिंग का कार्य कर रही है, वो खाना बना रही है। सो दिस डेज सी इज कुकिंग इन माथुर्स प्लाजा, आजकल वो माथुर्स प्लाजा में कुकिंग कर रही है। सो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंसेज में हो तो आप किसके साथ जाओगे, प्रेजेंट 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 कंटिन्यूअस के साथ जाओगे और किसी के साथ नहीं जाओगे। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस हैं। इसी हिसाब से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस को सेंटेंसेज में यूज में लाओगे, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो डेली लाइफ हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, कहीं पे भी ये आपको मदद पहुंचाने वाला है। बहुत ही ज़रूरी है इनके पॉइंट्स को दिमाग में एडजस्ट करने का। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डेंजर होने वाला है, आपके साथ नहीं, आप इनके साथ डेंजर करने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक होने वाला है, यानी कि हमारा यूज़ नंबर 5। तो इसको जल्दी से नोट करो, यूज़ नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं यूज़ नंबर 5, आइए ये भी देख लेते हैं। अंत भला तो सब भला। यूज नंबर 5, कुछ ऐसे शब्द, अभी हम लोग यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं ना, हम लोग सी, हियर, नोटिस, सीम, अपीयर, ये जो वर्ड्स आपको दिख रहा है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम आईएनजी के रूप में नहीं करते हैं, यानी कि V4 के रूप में नहीं करते, यानी कि कंटिन्यूअस के रूप में नहीं करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? आईएनजी। आईएनजी का मतलब क्या? V4। तो इनका प्रयोग हम लोग V4 के रूप में नहीं करते हैं। अगर इनका प्रयोग हम लोग V4 के रूप में कर देंगे, कंटिन्यूअस के रूप में कर देंगे, तो इनका जो अर्थ है ना वो बदल जाता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ए से यस हम लोग लगा के उनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर उसमें ए से यस लगा देते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे वुड का मतलब होता है लकड़ी। सोचोगे कि वुड में एस लगा करके वुड्स कर दे तो गलत हो जाएगा, प्लूरल थोड़ी हो जाएगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा। वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। वाटर का मतलब होता है पानी, और सोचोगे कि उसमें एस लगा करके पानी को प्लूरल कर दे, वाटर्स कर दे, तो गलत हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा समुद्र। वैसे ही इनका प्रयोग हम लोग V4 के रूप में नहीं करते, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग हम लोगों को कभी भी V4 के रूप में नहीं करना है। अगर करोगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा मैं अभी बता रहा हूँ ना, देखो ना, यहाँ पे इसको एक्सेट्रा कर दो। मान लो अभी बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं तो इनको एक्सेट्रा कर दो। अब देखो, सी, हियर, नोटिस, सीम, अपीयर, लव, हेट, लाइक, बिलोंग, कीप, लुक, मीन, सपोज, प्रेफर, वांट, विश, डिजायर, इन वर्ड्स को आपको V4 के रूप में नहीं करना। एग्जाम में आता है, जैसे एग्जाम में मान लीजिए यहाँ पे आ गया, एग्जाम्पल देख लो एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चंस। अभी एग्जाम में आ गया इट, फिर इन द ब्लैंक्स, इट विल रेन टुडे। ए ऑप्शन में सीम्स, बी ऑप्शन में सीमिंग, सी ऑप्शन में इज सीमिंग, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अच्छा एक बात बताओ, इट के साथ अगर ये ए लगा सकते हो, इट के साथ ए लगा सकते हो, सिम्स। अगर बी लगाओगे तो V4 है, ये वर्ब का चौथा रूप है, आईएनजी लगा हुआ है तो V4 है, और वर्ब का चौथा रूप बिना एक्सुलरी वर्ब के तो आता नहीं है, इसलिए ये हो गया गलत। यहाँ पे इज है, चलो इज है ठीक है, V4 भी है, यानी कि ये सही है। लेकिन क्या सीम को आईएनजी के रूप में, कंटिन्यूअस के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या सीम को, सीम है इसमें, क्या सीम है क्या? एस, हाँ सीम है। तो सीम को आईएनजी के रूप में, V4 के रूप में, कंटिन्यूअस के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो गया। बचा क्या? सिम्स। सो इट सिम्स, प्रेजेंट के रूप में तो कर ही सकते हैं। सो इट सिम्स इट विल रेन टुडे, ऐसा लगता है आज वर्षा होगी, ऐसा लगता है आज वर्षा होगी। नहीं, वर्षा होगी का मतलब वो नहीं कि वर्षा जन्म लेने वाली है, वर्षा होने वाली मतलब रेन के बारे में बात हो रही है। सो इट सिम्स, ऐसा लगता है। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इट इज सीमिंग, ऐसा लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज सीमिंग कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आइए, आईएनजी जब हम लोग लगाते हैं तो इनके क्या अर्थ बदलते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी का मतलब होता है देखना, हम देख रहे हैं। तो अगर सी का प्रयोग हम लोग मिलने के सेंस में करते हैं तो वहां पे आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे ही सी में आईएनजी लगाओगे, SEEING, सीइंग यू टुमारो, सीइंग यू टुमारो, कल मिलते हैं, सीइंग यू टुमारो, कल मिलते हैं। बहुत लोग सी यू टुमारो बोलते हैं, वो वहां पे हमें बोलना चाहिए सीइंग यू टुमारो। सीइंग यू टुमारो का मतलब कल मिलते हैं। सीइंग लगाओगे तो उसका मतलब होता है मिलना।
सो आई एम सीइंग यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कल मिल रहा हूँ एट 4 o'clock इवनिंग, मैं शाम में 4 बजे कल मिल रहा हूँ ना। सो वहाँ पे SEEING करोगे तो वो हो जाएगा उसका मीनिंग मिलना। अब जैसे हियर है तो हियर में ING लगाओगे, हियर का मतलब होता है सुनना, और हियरिंग कर दोगे तो उसका प्रयोग हम लोग कोर्ट में करते हैं। जैसे जज है, जज जो है वो केस की सुनवाई करता है कोर्ट में, अदालत में, तो अदालत में जज जो है वो कोर्ट में, जज जो है वो केस की सुनवाई करता है, तो केस की सुनवाई करता है। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना। वो जो कोर्ट में जज है ना, वो जो हियरिंग वर्ड है उसका प्रयोग कोर्ट में होता है। सो ING लगाने के बाद हमारे जो अर्थ है ना वो थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। जैसे अपीयर है, सो अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। अब यहाँ पे इट सीम्स या इट अपीयर्स दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। सीम का मतलब होता है लगता है, अपीयर्स का मतलब भी वही हो सकता है, लगता है। लेकिन अपीयर का प्रयोग अगर ING के रूप में करेंगे तो उसका मतलब होता है प्रकाशित होना। जैसे मेरा किताब प्रकाशित हो रहा है, माई बुक इज अपियरिंग, सो वहां पे हो जाएगा हमारा प्रकाशित होने। लेकिन अगर अपीयर का अर्थ हम लोगों को लगता है, इट अपीयर्स, इट सीम्स, ऐसा लगता है, उस सेंस में करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, इस सेंस में अगर हम लोगों को करना होगा तो कभी भी हम इनके साथ ING का प्रयोग नहीं करेंगे। सो इट सीम्स कर सकते हैं, इट अपीयर्स कर सकते हैं, बट इट इज अपीयरिंग, इट विल, ऐसा लग रहा है कि आज वर्षा होगी, गलत हो जाएगा। इट इज अपीयरिंग, इट विल रेन टुडे, ऐसा लग रहा है आज वर्षा होगी, गलत हो जाएगा। इट इज सीमिंग, इट विल रेन टुडे अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सो क्या लिखना होगा? इट सीम्स, ऐसा लगता है, या इट अपीयर्स, इट विल रेन टुडे, ऐसा लिखना होगा, ING नहीं लगाना होगा। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। आप लोगों ने बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक आप लोगों ने ये पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ के छोड़ नहीं देना, कॉपी पे उतार लेना है, पूरा दिमाग में एकदम नोट कर लेना है, क्योंकि जब पूरा टाइम एंड टेंस खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दूंगा और उस प्रैक्टिस सेट को मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। लेकिन पहले आप लोगों से सॉल्यूशन मांगूंगा, पहले आप लोगों को उसका सोल्यूशन बनाकर मुझे देना होगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप लोगों को जितना मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जितने लेक्चर्स मैं टाइम एंड टेंस में दे रहा हूँ ना, वो सारे लेक्चर्स अपने कॉपी पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको नोट करना है। करोगे ना? वादा की हो जरूर करोगे, वादा तोड़ने वाले तो हो नहीं आप लोग। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर मिलने वाले हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए टेंस के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक नए टेंस के साथ, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ आप लोग फिर मिलते हैं नए क्लास में। स्माइल, बी पॉजिटिव।